दोस्तों नमस्कार। आज सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्या भारतीय लोकतंत्र का ये आखिरी साल है? 2024 लोकसभा चुनाव के बाद इसी साल क्या भारतीय लोकतंत्र का अवसान हो जाएगा? भारतीय लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा? इसके बारे में बहुत चर्चाएं हो रही हैं। देश में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र आज कहीं दिखाई नहीं देता। देश का लोकतंत्र मरा हुआ लोकतंत्र है। इस तरह की बातें हम नहीं कर रहे हैं। तमाम विपक्षी दलों के तरफ से किया जा रहा है, लोगों के तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और ये बात बार बार कही जा रही है कि लोकतंत्र खतरे में है। इसको लेकर मेन विपक्षी पार्टी कांग्रेस के तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कई बार अब तक कह चुके हैं कि इसी बार ये जो लोकसभा चुनाव हो रहा है ये भारत में अंतिम चुनाव होगा। इसके बाद भारत में कोई लोकसभा चुनाव नहीं होगा। तो ये इस तरह का अगर डर, इस तरह का भय अगर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लग रहा है कि अब लोकतंत्र में इस तरह का कोई चुनाव नहीं होगा, लोकसभा का चुनाव भविष्य में कभी होगा ही नहीं, तो इससे साफ जाहिर है कि लोकतंत्र को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो बहुत ही वाजिब। राहुल गांधी भी तमाम बार इस बात को कह चुके हैं। अभी अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं, उनकी जब गिरफ्तारी हुई तो राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कहा कि देश में लोकतंत्र मर गया है। इस तरह की भाषा बोली जा रही है, इस तरह की बातें आ रही हैं। इसके पीछे क्या दम है उसको भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले राहुल गांधी की इस वीडियो को आप देखिए और उनके वक्तव्य को सुनिए। एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। एक महीने पहले ये हुआ। किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। You're being robbed of your constitution, you're being robbed of your democratic structure, you're being robbed of the entire architecture and everybody is quiet. और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी झूठ है। यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और एक महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। We are unable as the biggest opposition party, we are unable to take any action. There's no action we are able to take. We cannot send our leaders anywhere. We cannot book advertisements. We cannot do anything. What else is it if it's not an assault on democracy? This is not freezing of the Congress party's bank accounts. This is the freezing of Indian democracy. That is what is happening. आपने राहुल गांधी को सुना कि राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि किस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्षी की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने में लगी हुई है। उनका कहना है कि आज कांग्रेस के सारे अकाउंट सीज हैं। कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी नहीं कर पा रही, 2 रुपये भी खर्च करने की स्थिति में नहीं है, विज्ञापन देने की स्थिति में नहीं, क्योंकि उसके सारे अकाउंट सीज हैं। अब ये बात पक्की है कि किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए और पैसे किसी पार्टी के पास न रहें, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कमर कस चुकी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने विपक्षियों पर हमला बोल रही है, जिसको लेकर विपक्षी ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि लोकतंत्र अब देश में बचा ही नहीं। और इसकी वजह के पीछे अगर देखा जाए तो लगातार ये बात सामने आ रही है कि जितने भी विपक्षी पार्टी के दागी
नेता कहे जाते थे, विधायक और सांसद रहे, पूर्व रहे, वर्तमान रहे, वो सभी ने धीरे धीरे कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और जब वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया तो उनके खिलाफ न कोई कार्रवाई हो रही है, न किसी तरह की जांच हो रही है। यहाँ तक कि जो जांच एजेंसियां हैं अपनी कार्रवाई को भी उन्होंने बंद कर दिया है, जिससे ये लगातार बल मिलता है कि वास्तव में जो भ्रष्टाचारी है अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसका भ्रष्टाचार अनदेखा कर दिया जा रहा है, उसके भ्रष्टाचार पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं विपक्ष की जो पार्टियां या जो नेता बोलने की हिमाकत कर रहे हैं, उनके यहाँ ये आरोप लगाया जाता है विपक्ष के तरफ से कि उनके यहाँ आईटी, ईडी, सीबीआई सब भेजी जाती है और उनको परेशान किया जाता है, उनको धमकाया जाता है, डरवाया जाता है और चुनाव के ऐन वक्त, ऐन पहले उनको जेलों में डाला जा रहा है। जैसा कि पिछले दिनों अभी दिखाई दिया, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ईडी ने की। कुछ इसी तरह से लगातार 8-9 समन देने के बाद दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, भारत में पहली बार जो चीफ मिनिस्टर अपने पद पर है उस चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी उनके आवास से यानी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई ईडी के द्वारा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता की भी गिरफ्तारी हो चुकी है ईडी के द्वारा। और ये सारी गिरफ्तारियां जो हुई हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं की, चाहे वो संजय सिंह की गिरफ्तारी हो, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हो, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की हो, ये सारी गिरफ्तारियां जो हुई हैं ये शराब नीति में बदलाव को लेकर के हुई हैं। ये कहा जा रहा है कि शराब नीति में बदलाव के बदले मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसे मिले अरविंद केजरीवाल को और अरविंद केजरीवाल ने इन पैसों का पूरा उपयोग किया गोवा के चुनाव में। इस तरह की बात कही जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 45 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग है जो कैश में की गई। लेकिन ये भी साफ है कि बिना जो है पैसे की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चलती। खुद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बात को बार बार कहते हैं, जिसमें नितिन गडकरी का नाम सबसे पहले सामने आता है। नितिन गडकरी खुलकर कहते हैं कि बिना पैसे की राजनीतिक पार्टियां नहीं चल सकती, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को अपने तमाम गतिविधियों को जारी करना होता है, चुनाव लड़ना होता है। फिर भी अगर ये बात कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि देश में किसी तरह का लोकतंत्र बचे, तो इसका भी इसी बात से बल मिलना शुरू हो जाता है कि कार्रवाई जो भी हो रही है सिर्फ विपक्ष की पार्टियों के ऊपर हो रही है। विपक्ष की पार्टियों का चाहे उन नेताओं की गिरफ्तारी हो, नेताओं के घर रेड हो, या फिर कांग्रेस के अकाउंट की सीज की बात हो, ये सब कुछ केवल विपक्ष के नेताओं के ऊपर कार्रवाई देखने को मिल रही है, जबकि सत्ता दल के किसी भी नेता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे इस बात को बल मिलता है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। और इसी को आधार बनाकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि यही चुनाव आखिरी है। तो क्या ये हमारा देश अब ऐसे पड़ाव पर अब खड़ा है 2024 में कि इसके बाद फिर हमारे देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा? बहुत बार ये भी कहा जाता है कि लोकतंत्र का इतिहास किसी भी देश के लिए सिर्फ 70 और 75 साल का होता है। तो क्या हमारा देश भी जब ये 75वां वर्ष मना रहा है, जिसको मोदी सरकार कहती है कि ये हमारा 75वां वर्ष जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव बताती है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो क्या ये अमृत महोत्सव के साथ ही भारतीय लोकतंत्र अब अपने आखिरी पड़ाव पर आखिरी सांस ले रहा होगा? ये भी अब चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, जितने अन्य पार्टियों से वहाँ दागदार पहुँचे हैं, इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये दूध के धुल जाते हैं, वहाँ पे दूध से धुल जाते हैं और इस अमृत काल में उनको अमृत तो प्राप्त हो जाता है, उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती।
तो ये निश्चित तौर पर ये खतरे की घंटी तो है कि केवल विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं के यहाँ छापे पड़ते हैं, चाहे वो कोई हो। यहाँ दिल्ली में सबसे मजबूत अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई विरोधी और विपक्ष है तो वो है आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल। इसी तरह से झारखंड में अगर कोई चट्टान की तरह से खड़ा सामने दिखाई दिया तो वो हेमंत सोरेन। इसी तरह से बिहार में तेजस्वी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, और केंद्र के विपक्ष में अगर देखा जाए सबसे पुरानी पार्टी का नेता तो वो है राहुल गांधी। गिने चुने नेता ऐसे अब देश में बचे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सीधे विरोध में करते हैं और सीधे हमला भारतीय जनता पार्टी पर बोलते हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी परेशान भी करती है। इसी तरह से महाराष्ट्र में चाहे वो शरद पवार की पार्टी हो, उसको दो खंड में तोड़ना हो, या फिर शिवसेना की पार्टी को तोड़ना, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो क्या ये मान लिया जाए कि देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो कुछ अलग देशों से प्रभावित हैं? यानी वो उत्तर कोरिया से, चाइना से और रूस से। क्या वो चाहते हैं कि जिनपिंग के तरह से वो हमेशा के लिए, जब तक वो सत्ता में रहें तब तक के लिए प्रधानमंत्री उनको घोषित कर दिया जाए और चुनाव उनके कार्यकाल में कभी हो ही ना, और अंतिम वक्त तक वही प्रधानमंत्री बने रहें? क्या ये ऐसी उनकी सोच है? या क्या ऐसी सोच उनकी हो गई है कि चाहे जो भी हो वही चुनाव जीतें? यानी पुतिन के रास्ते पर चलना चाहते हैं जो रूस के राष्ट्रपति हैं, या जिनपिंग के रास्ते पर चलना चाहते हैं कि तमाम जो भी हमारी ऑटोनॉमस संस्थाएं हैं उनका गला घोट दो और उनको जिस तरह से कठपुतली की तरह से घुमाते रहो और वो विपक्षी पार्टियों को तहस नहस करती रहें और पूरी तरह से साफ हो जाएं। जब नेता ही नहीं बचेगा विपक्ष में, बाहर सभी जेल में होंगे, तो फिर चुनाव कौन लड़ेगा? और जब किसी विपक्षी पार्टी के पास पैसा ही नहीं होगा तो फिर विज्ञापन कैसे देगी, कैसे उसके पास संसाधन आएंगे?